हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की हमारी क्रेश कोर्स की ये क्लास है। इस क्रेश कोर्स के क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। कल से हमने कुछ कल की क्लास के अंदर भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था की पॉइंट्स के बारे में। आज की क्लास के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स उनको हम देखते हैं। तो आज की क्लास के हमारे की पॉइंट्स है, तो फर्स्ट वन की पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। पहला की पॉइंट है, फर्स्ट वियर द ग्लव्स इन नॉन डोमिनेंट हैंड एंड देन डोमिनेंट हैंड। ये पूछा गया है, ये आपका है सर्जिकल असेप्सिस से। सर्जिकल असेप्सिस टेक्निक, सर्जिकल असेप्सिस टेक्निक से ये क्वेश्चन आया है। और इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है, जो भी एग्जामिनर को ये बताना चाह रहा है कि जब भी आप ग्लविंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या पहन रहे हो आप, ग्लव्स पहन रहे हो। जब भी आप ग्लविंग कर रहे हो, ग्लविंग करते टाइम सबसे पहले आपको पहले नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर आपको ग्लव्स पहनना है। कहाँ पहनना है? नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर। फर्स्ट वियर द ग्लव्स इन नॉन डोमिनेंट हैंड एंड देन इन डोमिनेंट हैंड। तो इसमें अब नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप जब नॉन डोमिनेंट हैंड में, सबसे पहले नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर आप जब ग्लव्स पहनते हो, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक हाथ बनाते हैं, ऐसा सा हाथ बना दिया हमने। ये ऐसे करके दो, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। मान लीजिए ये राइट हैंड पर्सन है, राइट हैंड, इस डोमिनेंट हैंड, इस पर्सन का राइट हैंड है, वो क्या है? डोमिनेंट हैंड है। तो अब इसे क्या करना है? सबसे पहले ग्लव्स किस में पहनना है? लेफ्ट हैंड में। ये इसका नॉन डोमिनेंट हैंड है, दिस इज एन नॉन डोमिनेंट हैंड, दिस इज एन नॉन डोमिनेंट हैंड। तो सबसे पहले नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर जब ग्लव्स पहनना है, तो आप क्या करोगे? जब आप नॉन डोमिनेंट हैंड से ग्लव्स पहनोगे, तो आप ग्लव को हैंडल किससे करोगे? अपने डोमिनेंट हैंड से। ठीक है भाई, मान लीजिए मैं एक राइट हैंड पर्सन हूँ, ठीक है, तो मेरे राइट हैंड के अगर मेरे मुझे सबसे पहले लेफ्ट हैंड के अंदर, लेफ्ट हैंड क्या है मेरा? नॉन डोमिनेंट हैंड है। तो नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर मुझे ग्लव्स पहना, तो मैं ग्लव्स किस हाथ से उठाऊंगा? सबसे पहले अपने डोमिनेंट हैंड से। डोमिनेंट हैंड से उठाने का पर्पज यहाँ पर ये रहेगा कि हम सबसे पहले नॉन डोमिनेंट में इसलिए पहना है क्योंकि हम ग्लव्स को डोमिनेंट हैंड से उठाएंगे। डोमिनेंट हैंड से उठाने का मतलब हम अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो भी हम जब उसको मैनिपुलेट करें, जब हम वियर पहन रहे हैं ग्लव्स को, तो उस समय हमको अच्छे से सेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो फ्रंट साइड है, जो ग्लव की फ्रंट साइड होती है, जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेराइल होती है, उस पर हम टच होने से बच सकते हैं। ठीक है, और जो उसकी स्टेरिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन रख सकते हैं। इसीलिए ये बताया गया है कि जब भी आप ग्लविंग कर रहे हो, जब भी आप ग्लव पहन रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है? नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर अपना ग्लव्स पहनना है, उसके बाद आपको डोमिनेंट हैंड के अंदर पहनना है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है। उन टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट वन टर्मिनोलॉजी है एल्गोर मोर्टिस। पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास एल्गोर मोर्टिस। एल्गोर मोर्टिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एल्गोर मोर्टिस का मतलब होता है डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। डेथ के बाद क्या होता है? बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एल्गोर मोर्टिस। आफ्टर डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, मरने के बाद कि कोई भी इंडिविजुअल उसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? एल्गोर मोर्टिस। और ऐसा क्यों होता है? एल्गोर मोर्टिस इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो भी हीट जनरेशन कैपेसिटी है, जो हीट जनरेशन है, हीट प्रोडक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोडक्शन का काम है, हीट प्रोडक्शन का काम है, वो किस वजह से हो रहा है? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर कहाँ चल रही है? सेल के अंदर, सेल मेटाबॉलिज्म सिस्टम, सेल का मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर चल रही है। अब सेल जब डेथ ही हो गई, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इन केस ऑफ डेथ, डेथ के केस के अंदर क्या होता है? सेल मेटाबॉलिज्म स्टॉप, सेल मेटाबॉलिज्म स्टॉप। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? जो हीट का प्रोडक्शन है, हीट प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाता है? स्टॉप। अब हीट का प्रोडक्शन
स्टॉप हो गया तो क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। तो ये एक फिजियोलॉजी है कि किस प्रकार से एल्गोर मोर्टिस है वो आकर होता है। ठीक है, एल्गोर मोर्टिस का मतलब क्या होता है, एल्गोर मोर्टिस का मतलब होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना, आफ्टर द डेथ बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एल्गोर मोर्टिस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है लीवर मोर्टिस, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है लीवर मोर्टिस। और लीवर मोर्टिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, लीवर मोर्टिस का मतलब क्या होता है, लीवर मोर्टिस का मतलब होता है स्टूडेंट कि डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन आफ्टर द डेथ, जो स्किन का जो डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन के अंदर, जैसे मान लीजिए अभी आपकी बॉडी के अंदर क्या है, और जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड है उसके अंदर क्या ऑक्सीजन है, CO2 दोनों है, लेकिन मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ CO2 रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर क्या होता है, वो बुकनी बॉडी है वो नीली पड़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन आफ्टर द डेथ इज नोन एज लीवर मोर्टिस। ठीक है, लीवर मोर्टिस। तो ये है एक दो टर्मिनोलॉजी जो कि मैंने आपको बताई, और इनसे आपको डायरेक्टली दोनों से MCQ देखने को मिल सकता है कि भाई लीवर मोर्टिस का मतलब क्या होता है, एल्गोर मोर्टिस का मतलब क्या होता है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड्यू स्पॉट। ट्रेड्यू स्पॉट क्या होता है, ट्रेड्यू स्पॉट क्या चीज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है ये सारे की सारी जो भी टर्मिनोलॉजी आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रेड्यू स्पॉट के अंदर देखिए, ट्रेड्यू स्पॉट क्या है, ट्रेड्यू स्पॉट क्या है, एक पिचचई पैचेज बने हुए हैं और पेरपुरिक हेमरेज है। कहाँ है, पिटचई मतलब धब्बे से, ब्लड के धब्बे से बने हुए हैं। ठीक है, और परपरिक हेमरेज है और हेमरेज हो रखा है। देन डेवलप इन एरिया और डिपेंडेंसी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है वहाँ पर ये डेवलप हो चुका है। एंड सेकेंडरी टू द रप्चर ऑफ डिजनरेटिंग वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के डिजनरेशन, सेकेंडरी टू द रप्चर ऑफ डिजनरेटिंग वेसल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम ग्रेविटी। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्रेविटी का प्रेशर लगता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से एक एरिया है उसके अंदर क्या आ जाती है, डिपेंडेंसी आ जाती है। और डिपेंडेंसी आने की वजह से वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो इमेच्योर ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने की वजह से उनके अंदर जो ब्लड होता है वो सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर फैल जाता है। और सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर जो फैल जाता है तो वहाँ पर आपको डेवलप होता है, आपको ये देखने को मिलता है पिटचई और पिरपिरिक हेमरेज। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है, एक इम्पोर्टेंट साइन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार के धब्बे बने हुए पिटचई और आपके परप्यूरिक हेमरेज है। हेमरेज की कहाँ होता है, ये डिपेंडेंसी इन डिपेंडेंट एरियाज के अंदर होता है। साथ के साथ अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर कोई डीजनरेशन हो रखा है, कोई भी डीजनरेशन हो रखा है, और डीजनरेशन होने की वजह से वहाँ पर क्या है, वो प्रेशर लगा, प्रेशर होने की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, वो जो ब्लड वेसल्स थी वो आपकी डैमेज हो गई, और सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर उसके अंदर जो ब्लड था वो सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर एस्केप कर जाता है। तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है ट्रेड्यू स्पॉट कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के अंदर देखिए कि डेली वेट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, MCQ आ सकता है, वेरी मोस्ट। इसको आप चाहे लिख लो, वेरी मोस्ट लगा लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ के अंदर, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ के अंदर हम पेशेंट का डेली वेट करते हैं। हम पेशेंट का क्या करेंगे, वज़न करेंगे, रोज़ हम उसका वज़न करते हैं। वेट वो इंतज़ार वाला नहीं, यहाँ पे वेट WEIGHT, वेट यानी वज़न। ठीक है, तो वो यहाँ पर एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ के पेशेंट का हमें रोज़ डेली हमें वेट चेक करना है। वेट चेक करने से हमें पता क्या लगेगा, फ्लूइड वॉल्यूम का हमें पता लगेगा, उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम या फ्लूइड स्टेटस का, फ्लूइड उसकी बॉडी के फ्लूइड स्टेटस का हमें क्या लग जाएगा, पता लग जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एंड स्टेज ऑफ किडनी के पेशेंट के अंदर डेली वेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डेली वेट करेंगे तो हमें उसका पता लगेगा कि उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड वो रिटेन हो रहा है कि बाहर आ रहा है, नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने 2000 ml एक एंड पेशेंट को एडमिनिस्टर किया, को आपने क्या कर दिया, एडमिनिस्टर कर दिया IV रूट से। ठीक है, और आपने एडमिनिस्टर कर दिया, उसके बाद जिस दिन आपने 2000 ml उसको दिया,
तो उसका वेट था 50 kg मॉर्निंग के अंदर। फिर आपने क्या किया, उसको उस दिन आपने पूरे 24 घंटे में आपने 2000 ml दे दिया। नेक्स्ट डे आपने क्या किया, बॉडी वेट किया, वेट आया है 51 kg। वेट कितना आया, 51 kg। कितना वेट आया, 51 kg। वेट आया है 51 kg। 51 kg आया है आज, वेट 51 kg आया। दूसरे दिन जब हमने पहले 2000 ml फ्लूइड दिया, उसके बाद हमने उसका चेक किया तो 51 kg आया। तो इसका मतलब है कि जो कल 2000 ml का हमने फ्लूइड दिया था तो उसके फ्लूइड का रिटेंशन हुआ है। फ्लूइड रिटेन इन पेशेंट बॉडी, पेशेंट की बॉडी के अंदर रिटेन है। तो फ्लूइड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस का पता लगाने के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट है वेट चेक। डेली वेट चेक करो, उससे पता लग जाएगा कि भाई पेशेंट का वेट है, उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से कोई चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और डेली वेट एक एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, मतलब किडनी की प्रॉब्लम, रीनल डिसऑर्डर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। किसमें, रीनल डिसऑर्डर्स, रीनल डिसऑर्डर्स के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि हाईएस्ट बीएमआर इज फाउंड इन मेल बिकॉज मेल हैव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज बीएमआर। कि बीएमआर किस में ज़्यादा पाई जाती है। कोई आपसे ये पूछ ले कि मेल और फीमेल में से बीएमआर किस में ज़्यादा पाई जाती है, तो हमें ये बताना है कि बीएमआर मेल में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, एमसीक्यू है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या बुलाया गया है कि हाईएस्ट बीएमआर फाउंड इन मेल बिकॉज मेल हैव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज बीएमआर। बीएमआर को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, आपका टेस्टोस्टेरोन। कि मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर क्या होता है, मेल हैविंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि उसके सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। और यही टेस्टोस्टेरोन क्या कर देता है, इंक्रीज बीएमआर, इंक्रीज बीएमआर इन मेल। मेल में क्या कर देता है, बीएमआर इंक्रीज कर देता है। बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी के अंदर हीट के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किस लिए होती है, हीट के प्रोडक्शन। ये बीएमआर क्या करती है, हीट प्रोडक्शन, बॉडी की मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, हीट प्रोडक्शन, हीट के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, और भी बहुत सारी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो कंप्लीट की जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बीएमआर, सबसे हाईएस्ट बीएमआर किस में पाई जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट किस में पाई जाएगी, मेल के अंदर पाई जाती है। मेल के अंदर बीएमआर पाई जाती है। और उस बीएमआर का, हाईएस्ट बीएमआर होने का रीज़न क्या है, हाईएस्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट होने का रीज़न है मेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की। हमारे नेक्स्ट की पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, देखो नेक्स्ट की पॉइंट कह रहा है कि वेबर टेस्ट एंड रेनिन टेस्ट इज डन टू असिस द एट क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व फंक्शनिंग। कि वेबर टेस्ट, दो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, एक तो वेबर टेस्ट होता है, एक होता है रेनिन टेस्ट। वेबर टेस्ट और होता है, एक होता है रेनिन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वेबर टेस्ट और रेनिन टेस्ट दो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। और ये दोनों टेस्ट क्या होते हैं, इन दोनों टेस्टों के अंदर हम क्या करते हैं, इन दोनों टेस्टों को क्यों किया जाता है, टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ एट क्रेनियल नर्व, आठवीं क्रेनियल नर्व। उस क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ईयर के अंदर। ईयर के अंदर इसका मेन काम क्या होता है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। अपने दो नाम आ रहे हैं, वेस्टिबुलो और कोक्लिया। तो इनके अंदर क्या होता है, बैलेंस मेंटेन, हियरिंग और बैलेंस मेंटेन करने का,
इसका एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन तो होता है इसका हियरिंग का, एंड मेंटेन द बॉडी बैलेंस करने का, बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये है इंपॉर्टेंट दो टेस्ट है, रेनिन टेस्ट और वेबर टेस्ट। इन रेनिन टेस्ट और वेबर टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं हम रेनिन टेस्ट की। तो रेनिन टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स की, रेनिन टेस्ट के अंदर और वेबर टेस्ट दोनों के अंदर ट्यूनिंग फोर्क का यूज़ किया जाता है। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है, आपने देखा होगा ईएनटी के या आपने अपने फर्स्ट ईयर के वाइवास के अंदर सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। यही ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारी नर्सिंग लेबोरेटरीज के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन, इसको ऐसे हाथ पे टैप करने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के एक तो रखते हैं अपन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हेड, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हेड मतलब सर के सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है, वहाँ से देखते हैं, टच करवा देते हैं पूरा, और उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आपको वाइब्रेशन सुनाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, पहला। दूसरा, ठीक है, रेनिन टेस्ट के अंदर तो ये किया जाता है। और वेबर टेस्ट के अंदर, वेबर टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, ट्यूनिंग फॉर्क को टैप करने के बाद उसको हमारे कान के पीछे की तरफ, ईयर के पीछे की तरफ एक बोन होती है, मैस्टोइड बोन, ठीक है, पुट ऑन मैस्टोइड बोन, उसको क्या किया जाता है, मैस्टोइड बोन के ऊपर रख दिया जाता है, और इंडिविजुअल को बोला जाता है कि क्या आपको वाइब्रेशन सुनाई दे रहे हैं। तो अगर वाइब्रेशन सुनाई दे रहे हैं दोनों जगह, वेबर टेस्ट और रेनिन टेस्ट में, तो वो नॉर्मल है, और वाइब्रेशन अगर सुनाई नहीं दे रहे हैं तो वो क्या है, अब नॉर्मल कंडीशन होती है। और ये कंडीशन है वेबर टेस्ट और आपके रेनिन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट क्यों किए जाते हैं, ये किए जाते हैं आपकी एर्थ क्रेनियल नर्व, जिसका नाम क्या है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। जिस नर्व का क्या काम है, बॉडी की सबसे पहले तो हियरिंग, सुनने का काम करवाती है, साथ के साथ बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखती है, ठीक है। ये दोनों टेस्ट उसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किए जाते हैं। नॉर्मली वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व बॉडी का बैलेंस किस प्रकार से मेंटेन करती है, अकॉर्डिंग टू द हेड मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द हेड मूवमेंट, हमारे हेड के मूवमेंट के साथ साथ, हमारा हेड का जो मूवमेंट होता है तो उसके साथ हमारे हेड की पोजीशन के अंदर जो भी चेंज होता है, उस चेंज को, जो हेड की पोजीशन के अंदर जो मिनिमम चेंजेज हुआ, उस चेंजेज को ये क्या करती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व पिकअप करती है और हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करती है। तो ये है स्टूडेंट्स वेबर टेस्ट और रेनिन टेस्ट, जो कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, एर्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, उसके फंक्शनिंग के लिए की जाती है, उसके फंक्शन को असिस्ट करने के लिए की जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। एक अपने छोटे से करेक्शन करना चाहूँगा, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक वेबर टेस्ट, और रेनिन टेस्ट, जो कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के फंक्शनिंग को असिस्ट कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि रेनिन टेस्ट के अंदर तो हम रखते हैं मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर, मतलब कान के पीछे। रेनिन टेस्ट कर रहे हैं तो अगर कान के पीछे ट्यूनिंग फॉर्क को रखा है मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर, तो वो तो कहलाता है आपका रेनिन टेस्ट। अब इसको याद रखने का है, मैं बताता हूँ। नियर में क्या आ रहा है, आर, और आर की स्पेलिंग, और आर है वो कौन सा शुरू हो रहा है, रेनिन शुरू हो रहा है, आर का मतलब है नियर, कान के पास रखना है। कान के पास कहाँ रखना है, मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर रखना है। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, और इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। रेनिन टेस्ट के अंदर हम ट्यूनिंग फॉर्क को रखते हैं मैस्टोइड प्रोसेस के ऊपर, और वेबर टेस्ट के अंदर हम रखते हैं हेड के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रखते हैं, और वहाँ से पेशेंट को पूछते हैं कि भाई, पेशेंट से पूछा जाता है, पेशेंट से आस्क किया जाता है कि भैया आपको वाइब्रेशन है वो सुनाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप एक पॉइंट करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसको हम देखें तो है, सबसे पहले है यूरोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एंड रिएजेंट स्ट्रिप। ये 3 इंस्ट्रूमेंट बताए गए, कौन कौन से, यूरोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और रिएजेंट स्ट्रिप्स है। उनका यूज किया जाता है टू असेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन,
यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को असेस करने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, एमसीक्यू आ चुका है एम्स के एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू वो आ चुके हैं। तो पहला कौन सा है, देखो पहला है यूरोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और रीएजेंट स्ट्रिप, जो कि मोस्ट कॉमनली आजकल काम में ली जाती है। इन स्ट्रिप्स का यूज क्यों किया जाता है? टू असिस्ट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक सॉरी ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया? यहाँ पे भी मीनिंग होगा वाटर एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। वाटर और सॉल्यूट किस रेशियो के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूरिन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है? वाटर का, H2O का। और उसके बाद होते हैं उसके अंदर कुछ जो एक्सेस मिनरल्स है, विटामिन है, कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे उसके अंदर होते हैं एज ए सॉल्यूट होते हैं, कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली हम सब देखते हैं रोज, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि वाटर का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और सॉल्यूट जो कि चाहे आप मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, साथ के साथ विटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल, ये सारी चीज़ें, कोई भी ड्रग्स हो सकती हैं जो कि किडनी के थ्रू बाहर निकल, ये सारे होते हैं ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब है लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड अमाउंट के अंदर। ये यूरिन के अंदर लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से इनको मैं एक स्पेसिफिक नाम दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ सोल्यूट, ठीक है। अब आपको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यूरिन के अंदर पानी का अमाउंट इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा, पानी का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो ये सॉल्यूट है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? डाइल्यूशन, ये क्या हो जाएंगे? डाइल्यूट हो जाएंगे। और इस कंडीशन के अंदर जब पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा, ये डाइल्यूट है, तो ये क्या हो गया? डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो गिर जाती है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के केस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि वाटर यूरिन के अंदर, यूरिन के अंदर वाटर का अमाउंट है वो कम हो जाता है, और सॉल्यूट जो मैं किसे बोल रहा हूँ आपको पता है, इलेक्ट्रोड सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है और ड्रग्स है, इनको मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है? यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन एक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि अब आपसे कोई पूछे, एमसीक्यू आ सकता है, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर बढ़ती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ रही है, इसका मतलब है पानी की कमी हो गई है शरीर के अंदर, मतलब यूरिन के अंदर पानी कम निकल रहा है। और अगर पानी ज़्यादा बाहर आ रहा है यूरिन के अंदर और सॉल्यूट कम है, तो उस कंडीशन के अंदर यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो रखी है स्टूडेंट्स? कम हो रखी है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया। और यूरिन की जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 1.005 से लेकर के 1.030 तक होती है। ये यूरिन की क्या है? एक नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मल, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमें
कि स्मोकी ब्राउन कलर ऑफ यूरिन इज सजेस्टेड दैट बाइल पिगमेंट। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का आप यूरिन एग्जामिनेशन कर रहे हो और यूरिन एग्जामिनेशन करते टाइम आपने देखा कि उसका जो यूरिन है उसका स्मोकी ब्राउन, ठीक है, हल्का ब्राउन कलर, उसका यूरिन का हल्का ब्राउन कलर है वो आ रहा है, यूरिन के अंदर हल्का ब्राउन कलर है, तो इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल के अंदर, उस इंडिविजुअल के यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट है, उनका एक्सक्रिएशन ज़्यादा हो रहा है। किसका एक्सक्रिएशन हो रहा है? बाइल पिगमेंट का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, एमसीक्यू पूछा जा सकता है यहाँ से आपसे एमसीक्यू ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए किसी एक पेशेंट है, उसके वो कह रहा है कि मेरे को स्मोकी ब्राउन कलर का यूरिन है वो डिस्चार्ज हो रहा है, स्मोकी ब्राउन कलर का यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये किस चीज़ का सजेस्टिव फाइंडिंग होगी? ये किस चीज़ की सजेस्टिव फाइंडिंग होगी? तो ये क्या है? ये यूरिन के अंदर क्या निकल रहे हैं? आपके बाइल पिगमेंट्स निकल रहे हैं। ये यूरिन के अंदर क्या निकल रहे हैं? आपके बाइल पिगमेंट्स निकल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शोल्डर। शोल्डर में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हम क्रैश कोर्स शुरू किया था उस समय हमने पढ़ा था कि टूथ और ओरल कैविटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर थे उसमें शोल्डर आया था कि दांतों के ऊपर एक ब्राउन क्रस्ट डेवलप हो जाती है, उसे हम बोलते हैं शोल्डर। और ये शोल्डर अगर जम जाता है, हार्ड हो जाता है, प्लग बन जाता है, तो उसे बोलते हैं टार्ट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी ये जो सारी हमारी क्लासें हैं, कि जो भी हमारी क्रैश कोर्स की जो क्लासें हैं वो आप सबकी लिए बेनिफिशियल होंगी। आई होप आप सब इनको एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ इन सारे क्रैश कोर्स की क्लासों को आप अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाइए। साथ के साथ इन क्रैश कोर्स की क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उन तक आप पहुँचाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की। नेक्स्ट की पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल इज़ यूज टू असिस्ट द बेड शोर। ये किसके लिए काम में ली जाती है? बेड शोर को असिस्ट करने के लिए काम में ली जाती है। किसके लिए? बेड शोर। बेड शोर का दूसरा नाम प्रेशर अल्सर। ठीक है, बेड शोर और प्रेशर अल्सर। कल हमने पढ़ा था कि बेड शोर का जो वुंड होता है वो कंटामिनेटेड वुंड होता है, और सर्जिकल वुंड क्या होता है? स्टेराइल वुंड होता है, क्लीन वुंड होता है। तो बेड शोर के वुंड को क्लीन करने का हमारा तरीका था आउटर टू इनर, और सर्जिकल वुंड को क्लीन करने का तरीका था हमारा इनर टू आउटर की तरह। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ब्रेडन स्केल है। ब्रेडन क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ब्रेडन स्केल का यूज कब किया जाता है? ब्रेडन स्केल का यूज किया जाता है कब? जब आपको बेड शोर या प्रेशर अल्सर को क्या करना हो? असिस्ट करना हो। और प्रेशर अल्सर होने का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न होगा कि प्रोलॉन्ग्ड पोजीशन। प्रोलॉन्ग्ड सेम पोजीशन के अंदर आप रह रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? आपकी बोनी प्रोमिनेंस है, उनके अंडर जो डिपेंडेंट एरिया है वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है? इन्फ्लामेटरी चेंजेज होते हैं, जिसकी तरह से वहाँ पे आपको इन्फेक्शन और वुंड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये है ब्रेडन स्केल के बारे में। और डिटेल्ड ब्रेडन स्केल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। आई होप आप लोग आज की क्लास, आपकी क्रैश कोर्स की क्लास हमारी आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।